फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विथ जीके में। फ्रेंड्स, हमने अब तक के भारत के भौतिक विभाजन और हिमालय के टॉपिक्स को कवर किया है। अब हिमालय के जो 7 पॉइंट्स थे उसको कंप्लीट करने के बाद कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम इसमें कवर कर लेंगे, ताकि जो बचा खुचा पॉइंट्स है वो हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित प्रचलित सिद्धांत किसका है? तो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित प्रचलित सिद्धांत कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति का प्रचलित सिद्धांत, जब प्रचलित सिद्धांत पूछेगा तो आप कोबर का भूसन्नति सिद्धांत टिक करेंगे। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था भूसन्नति। भूसन्नति शब्द का मतलब होता है हमेशा सागर से। तो अगर आपसे भूसन्नति शब्द का अर्थ पूछा जाएगा तो उसका अर्थ है सागर। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत में भूसन्नति का अर्थ सागर से है। कोबर ने अपना जो सिद्धांत दिया था उसमें मैं आपको बताना चाह रही थी कि उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था। उन्होंने प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत से पहले का सिद्धांत अपना दिया था कि प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, ये घटना होने से पहले ये वाला सिद्धांत था कि जिसमें आपने ये जाना था कि जब मैं आपको हिमालय बता रही थी तो मैंने उसी समय आपको बताया था कि ये एक भारतीय प्लेट है, एक भारतीय प्लेट है जो धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट्स की तरफ बढ़ रही थी और यूरेशियन प्लेट धीरे धीरे भारतीय प्लेट की तरफ आ रही थी। तो इतना तो हमने जान लिया था कि इन दो प्लेटों के बीच में सागर था और उस सागर का नाम हमने क्या बताया था? तैथिस सागर। तैथिस सागर है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में, आप इस समय का ले लीजिए, इस समय जो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जितनी भी नदियां हैं वो सब बह करके जब आती हैं तो अपने सारे अवसाद धीरे धीरे क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ती चली जा रही है। तो इससे क्या होगा, अपनी मिट्टी के साथ जो अब अवसाद लेके आ रही हैं नदियाँ, वो धीरे धीरे क्या कर रही हैं कि सागर में मिलने से पहले नदी क्या होती, जहाँ पे उनकी गति धीमे होती वहाँ पे अपने अवसादों को छोड़ती चली जाती है और इस तरीके से वहाँ पर मिट्टी या चट्टानें धीरे धीरे, जब मिट्टी इकट्ठा होती जाएंगी, कई धीरे धीरे मिट्टी एकत्रित होती जाएगी एक ही जगह पे, तो धीरे धीरे वहाँ क्या बनने लगेगी, चट्टानें बनने लगेंगी। क्योंकि चट्टानें बाद में तभी बनती हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर मिट्टी एकत्रित हो रही है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी था। कोबर ने जब भूसन्नति सिद्धांत दिया था तो उन्होंने ये बताया था कि जितने भी प्लेट्स हैं, ये जो भारतीय प्लेट्स थी, इसमें की जो पठारी एरिया भाग से निकलने वाली नदियाँ धीरे धीरे तैथिस सागर में गिर रही थी। ठीक उसी तरीके से यूरेशियन प्लेट्स में जो नदियाँ थी वो भी तैथिस सागर में गिर रही थी और अपने साथ लाए गए अवसादों को यहाँ पे इकट्ठा कर रही थी। तो अवसाद नदियाँ लेके आ रही थी और उसको यहाँ पे तैथिस सागर में छोड़ रही थी। तो नदियों द्वारा अवसादों को छोड़ने को हम कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण कहते हैं। ठीक इसी तरीके से प्लेटों में बहने वाली नदियाँ अपने साथ अवसाद ला करके तैथिस सागर में छोड़ती हैं, जिससे तली में अवसाद जमा होने लगता है और आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ये जो होती है सब अवसाद जमा होने लगते, जिससे ये ऊपर उठने लगते हैं। ये अवसाद धीरे धीरे क्या होते हैं, ऊपर उठने लगते हैं प्लेट से। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो चट्टानें जो थी वो जब टकराव हुआ तो कुछ तो मतलब धीरे धीरे जब नदियाँ यहाँ पे अवसाद ला के छोड़ती जा रही थी तो यहाँ पे पहाड़ों का निर्माण होने लग गया था और कुछ टकराव होने के बाद कुछ पहाड़ों का निर्माण हुआ था। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं आगे। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत लागू होने के बाद अब ये था कि अवसाद लाके छोड़ रही, इतना कोबर ने अपने सिद्धांत में कहा था और इससे क्या हुआ कि ये समुद्र तल से ऊपर उठने लगे थे ये अवसाद। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत लागू होने के बाद जो अगला जो सिद्धांत लागू हुआ था तैथिस सागर और यूरेशियन सागर के बीच में, वो था प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत।
प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में, अब इसमें प्लेट विवर्तनी है तो हम प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत हमने आपको बताया था कि भारी प्लेट, ये चीज़ मैंने बताई थी आपको कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो भारतीय प्लेट हल्की थी तो वो नीचे चली गई और यूरेशियन प्लेट ऊपर चढ़ गई थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे पहाड़ों का निर्माण हुआ। अब देखिए हमारी जो प्लेटें होती हैं उसमें 3 तरह के टकराव होते हैं, ये तो मैंने आपको टकराव बताया था। वो टकराव कितनी तरह के होते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्लेटें जो होती हैं, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार जो है प्लेटों में 3 प्रकार से संचालन, प्लेटों 3 तरह से होती हैं। देखिए या तो अगर सिंपल, अगर यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट या तो एक दूसरे से दूर जाती, ठीक है, या तो वो एक दूसरे के पास आती और या तो वो एक दूसरे के ऊपर ही रह करके अपोजिट डायरेक्शन में हिलती, ठीक है। 3 केसेस होते हैं। तो फर्स्ट केसेस को अगर हम बात करें तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स अगर एक दूसरे से दूर होती, ठीक है, तो उनके दूर जाने पे कौन सा बल कार्य करता, तनाव मूलक बल उसमें कार्य करता। और प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना, जैसे 2 प्लेटें हैं, भारतीय प्लेट सपोज करिए, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट अगर एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो ये कौन सा प्लेटों का संचरण है, तो इस तरह की प्लेटों के संचरण को अपसारी संचलन कहते हैं। लेकिन भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट तो दूर जा नहीं रही थी, ठीक है, तो उनमें तनाव मूलक बल तो कार्य बिल्कुल नहीं कर रहा था, ठीक है। अब दूसरा हमारा है जो प्लेटों का संचलन से है, वो है अभिसारी संचलन। अभिसारी संचलन से मतलब ये है कि 2 प्लेटें जो हैं, सपोज करिए ये 2 प्लेटें ये एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है। यानी कि जैसे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स अगर एक दूसरे से टकरा रही हैं तो उनमें कौन सा बल कार्य करेगा, बलन की प्रतिक्रिया होगी, बलन बल कार्य करेगा, यानी एक दूसरे से टक्कर हो रही है इनकी, तो टकराने पे बलन की प्रतिक्रिया आपकी होगी। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स में अगर पूछा जाएगा कि प्लेटों में कौन सा संचरण था तो अभिसारी संचरण था। कौन सा संचरण था, अभिसारी संचलन था। थर्ड जो संचरण है वो है समानांतर संचरण। जैसे आपने सिंपली देखा होगा कि कोई भी 2 चीज़ है, अगर एक के ऊपर एक हम रख दें और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएं तो उनके बीच एक घर्षण कार्य करता है, होता है कि नहीं, एक घर्षण कार्य करता है। वो जो बल होता है उसे घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। एक आगे की तरफ धक्का लगाता है, एक पीछे की तरफ लगाता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर जब प्लेटें होती हैं तब जब वो खिसक रही होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में तो उनके बीच में घर्षण बल कार्य करता है। तो इस तरह के संचलन को समानांतर संचलन कहते हैं। हिमालय की उत्पत्ति में मैंने आपको बताया ही है अभी कि हिमालय की उत्पत्ति में अभिसारी संचरण सिद्धांत लगा था। सिंपल सी बात है, मैंने बताया था भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई और जब आपस में यानी कि एक दूसरे के आमने सामने आ रही थी तो अभिसारी संचरण सिद्धांत लगा। तो 33 सागर में जो जमा अवसाद था वो धीरे धीरे अवसाद तो वहाँ 33 सागर में जमा हो रहा था। जब ये टकराव हुआ तो इनके बीच में जो अवसाद था ये धरातल से ऊपर आ गया। आप देख रहे होंगे धरातल से ऊपर आ गया और जिससे क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ। अब देखिए पर्वतों के पीछे अभी मैंने कहा था कि बलन की प्रतिक्रिया होगी इन दोनों के बीच में। तो पर्वतों के पीछे जब टकराव हुआ होगा तो थोड़ा बहुत बलन इधर लगा होगा, बलन की प्रतिक्रिया हुई होगी। और जब यहाँ पे यूरेशियन प्लेट्स में बलन की प्रतिक्रिया हुई तो जिससे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाले पहाड़ तो ऊपर उड़ गए, लेकिन जो यहाँ पे जो थे पहाड़ वो यहाँ वाले पहाड़ की तुलना में, टकराव वाले पहाड़ की तुलना में थोड़े से छोटे थे, ठीक है। तो जो तिब्बत का पठार है, आप देखेंगे हिमालय के पीछे जो है तिब्बत का पठार है जिसकी ऊंचाई हिमालय की ऊंचाई से कम है। तो तिब्बत के पठार जो है बलन की प्रतिक्रिया का ही नतीजा था और ये हिमालय से इतना ऊंचा नहीं उठ पाया, जबकि यूरेशियन प्लेट्स तो ऊपर आ गई थी ना भारतीय प्लेट के।
यूरेशियन प्लेट्स तो भारी थी तो ऊपर आ गई, तो ये भारतीय प्लेट नीचे चली गई। तो यूरेशियन प्लेट्स में कुछ पहाड़ पहले से भी रहे होंगे, तो यहाँ पे उस पहाड़ों के जो नए बने होंगे वो ज़्यादा ऊंचे होंगे, ज़्यादा ऊंचाई वाले बन गए। ठीक है, और तिब्बत का पठार पहले से था तो वो थोड़ा कम ऊंचाई का बना, हिमालय जितना ऊंचा नहीं उठ सका। तो ये था आपका वो पूरा कॉन्सेप्ट कि हिमालय की प्लेटों के बीच में ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में कौन सा सिद्धांत लागू हुआ प्लेटों के बीच में, तो वो आप इससे और अच्छे से समझ गए होंगे, उस कॉन्सेप्ट से और इस कॉन्सेप्ट से आप और अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत की श्रृंखला श्रेणी कौन कौन सी है और कौन कौन से हिमालय हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला पॉइंट अपना। देखिए, हिमालय एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। हिमालय बाद में बना था, पहले तो बना नहीं था। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी, हिमालय का निर्माण बाद में हुआ था, इसलिए नवीन है, मोड़दार है और वलित है। ठीक है, ये तीनों चीज़ मैंने आपको बताई थी। अच्छा, जब कोई पहाड़ होता है तो उसका एक सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा होता है, जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा होता है उसको हम चोटी बोलते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। इस चोटी का एक और नाम है अपनति। ठीक है, और जितना नीचे वो गहरा होता है, ठीक है, और गहराई पे हमने बताई थी कि आपकी घाटी होती है। ठीक है, और घाटी नॉर्मल लैंग्वेज में है, लेकिन अगर वैसी लैंग्वेज में अगर हम बात करें बायो की ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, तो इसको अभिनति बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पर्वतों की जो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई होती है उसको अपनति बोलते हैं, और सबसे निम्न वाली जो गहराई होती है उसे अभिनति बोलते हैं। कुछ ऐसे आपने जब साउंड चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने वेव्स के बारे में पढ़ा होगा कि शृंग और गर्त बनाती हैं। तो जितनी ऊपर होती हैं वो शृंग होती हैं और जितनी गहराई पे होती है वो वर्त होती है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय, जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसकी अगर हम बात करें तो औसत 5,500 से लेकर के 6,000 मीटर तक के ये ऊंचा है। आइए इसके फिर अगला जानते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा हिमालय की विशेषताओं में हम जानेंगे एंडीज पर्वत श्रृंखला के बाद दूसरी सबसे श्रृंखला पर्वत श्रेणी है ये हिमालय की। अगर हम बात करें तो हिमालय जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला के बाद हिमालय दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार 2500 किलोमीटर है। ये मैं आपको 2500 किलोमीटर आपको मैं बता चुकी हूँ पहले स्टार्टिंग में हिमालय के विस्तार के बारे में, किधर से कहाँ तक के पूरा आपका अगर हिमालय है तो आप देखेंगे कि यहाँ से विस्तार होते हुए पश्चिम से लेकर के उत्तर, उत्तर से फिर पूर्व में, और पूर्व में फिर समुद्र में भी इसके अंदर, और फिर उसके बाद में भी इसकी श्रृंखला निकलती है म्यांमार से भी। तो इतना पूरा विस्तार है हिमालय का। तो एंडीज पर्वत के बाद जो पर्वत श्रृंखला आती है वो है हिमालय की पर्वत श्रृंखला, सेकंड नंबर पर है। विश्व की नवीन मोड़दार पर्वतें हैं। अब देखिए, जब टकराव हुआ था तो हमने आपको बताया था कि कई सारी प्लेटें अलग अलग हुई होंगी। जब कई सारी प्लेटें अलग अलग हुई होंगी तो कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है, और ये चेंजेस में अगर हम देखें तो कई नवीन मोड़दार पर्वतें बने हैं। तो अगर विश्व के नवीन मोड़दार पर्वतों के नाम अगर हम देखे जाएं तो रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो ऐसे करके है आपका। ठीक है, एंडीज पर्वत दक्षिण वाले में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। इनका अगर हम विस्तार देखेंगे तो ये विस्तार जो है उत्तर से, एंडीज पर्वत जो है आपकी ऐसे है, ये पर्वत श्रृंखलाएं आपकी कैसे हैं, अगर ये डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ये आपकी साउथ डायरेक्शन होगी।
तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है ये सारे, ये तीनों पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ है। लेकिन अगर हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय का विस्तार अगर देखा जाए तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की होगा। ठीक है, आप क्लियर कॉन्सेप्ट आपको जब इंडिया हिमालय का विस्तार हमने बताया तभी हमने बता दिया था कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, और चाहे तो आप इसे ईस्ट टू वेस्ट बोलिए, चाहे वेस्ट टू ईस्ट बोले, तो हिमालय का विस्तार ईस्ट टू वेस्ट है या वेस्ट टू ईस्ट है। और बाकी जो नवीन पर्वत है बने हैं जो, उनका विस्तार नॉर्थ से साउथ की तरफ है। अगला हमारा पॉइंट है, हिमालय में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानें हमने आपको पहले बताया था कि ये आपकी भारतीय प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट से नदियों द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टियाँ। अब मिट्टी जब बहाई के लाई गई होंगी तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वही होगा, और भी चीज़ें होंगी। मृत जीव, पेड़ पौधे, कंकड़ पत्थर, अवसाद में सभी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अवसाद में हमारी सभी चीज़ें आ जाती हैं, मृत जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, कंकड़ पत्थर, ये सभी हमारे आ जाते हैं। यानी कि जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं, जीवाश्म, वो सभी पाए जाते हैं उसमें। सपोज करिए कि कहीं मिट्टी होगी, नदियों द्वारा बहा के लाया जा रहा है, और वहाँ पे एक कोई पत्ता आकर के अगर गिर जाता है, फिर उसमें धीरे धीरे मिट्टी जमा होती जा रही है, तो क्या हो रहा है, उस पत्ते का भी उसमें, भाई पेड़ पौधे भी हैं उसमें, फिर ठीक है, जीव जंतु, कोई जीव आकर के वहाँ पे मर जाता है, फिर उसमें मिट्टी दबती चली जाती है, मिट्टी के अंदर दबता चला जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये बहुत सारे अवसाद हो गए, और ये अवसाद मिल करके अवसादी चट्टानें हो गई। जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, और इन्हीं जीवाश्म ईंधन, ये जो जीवाश्म होते हैं, ये जीवाश्म हमने पढ़ा है कि भैया इनसे क्या होते हैं, धीरे धीरे जब वो धीरे धीरे मिट्टी में सड़ते हैं, गलते हैं, तो उन ये ईंधन के रूप में जमा होने लगते हैं। और ऐसा प्रोसेस 1-2 साल में नहीं होता है, करोड़ों मिलियंस वर्ष लगते हैं जीवा ईंधन बनने में। अगर हम इनकी बात करें तो इन अवसादी चट्टानों में हमें कुछ गैसेस भी मिलेंगी, पेट्रोलियम भी मिलेगा, कोयला भी मिलेगा, पेड़ पौधे होंगे, पेड़ होंगे, उनकी तने होंगे, वो टूट के अगर गिरे होंगे, ठीक है, तो वो कोयले के रूप में जीव जंतु हैं, धीरे धीरे गलते गए, धीरे धीरे वहाँ पे सड़ते चले गए, तो उनके शरीर किस में परिवर्तित हो गया, पेट्रोलियम में और प्राकृतिक गैस में। तो इस तरीके से ईंधन का भी निर्माण, ईंधन भी यहाँ पर अवसादी चट्टानों में देखने को मिलता है हिमालय में। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी और सोन नदी घाटी, ये इन सब नदी घाटियों की अगर हम बात करें तो ये असम में है। और यहाँ पर आपकी हिमालय, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आते अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, और ये हिमालय में ही प्रवाहित होती हैं ये नदियाँ उत्तर भारत में। तो असम एरिया में भारत का पहला तेल का कुआं खोदा गया था। तो ये आपका पेट्रोलियम का कह सकते हैं या ईंधन का पहला एग्जाम्पल है कि अवसाद का अच्छा प्रूफ क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला तेल कुआं खोदा गया था। अवसादों की वजह से नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है। जैसे अवसादों, सपोज करिए उत्तर भारत से नदियाँ बहुत सारी मात्रा में मिट्टी लेकर आ रही हैं, लाती जा रही हो मिट्टी, बहुत अधिक मात्रा में उन्होंने मिट्टी ले आए, ठीक है, वो मिट्टियाँ वो धीरे धीरे, जहाँ बहाव तेज होता है पानी का तो वो तो अवसाद वहाँ बहता चला जाता है, लेकिन जहाँ पे बहाव कम होता है तो नदी क्या करती है, अपने साथ अवसाद छोड़ती चली जाती है। तो धीरे धीरे आपने खुद देखो, जैसे जैसे अवसाद जमा होने लगते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाती है, भाई नदी अब इन अवसाद के ऊपर से तो बहेगी नहीं, ठीक है, नदी का अगर मार्ग धीमा हो गया है तो अवसाद धीरे धीरे इकट्ठे होते जा रहे हैं, और नदी क्या करती है, अपना मार्ग परिवर्तित कर देती। तो जहाँ पे कहीं ऐसे मोड़ आएगी, तो अगर पानी फ्लो में बह रहा है और मोड़ आ गई तो पानी मुड़ने पे थोड़ी उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जहाँ आते आते तो यहाँ पे अपना अवसाद वो छोड़ती चली जा रही है।
तो इससे क्या होता है कि अवसाद बहुत अधिक मात्रा में अगर नदियाँ छोड़ने लगती हैं तो वो अपना मार्ग परिवर्तित कर देती हैं। अगर उनका जाने का रास्ता इधर से समुद्र में है और सपोज़ करिए अगर उन्होंने मोड़ की वजह से अपना रास्ता परिवर्तित करके ऐसे कर दिया, यहाँ पे अवसाद अधिक मात्रा में एकत्रित हो गए हैं, तो अब तो वो यहाँ से जा नहीं रही है नदी, नदी ने अपना रास्ता परिवर्तित कर दिया। और जब भी नदी अपना रास्ता परिवर्तित करती है तो क्या लेकर आती है? बाढ़ लेकर आती है, क्योंकि वहाँ पे उसका रास्ता तो है नहीं और वहाँ पे उसका प्रभाव भी तेज होगा। यहाँ पे अवसाद है तो उसने नदी ने क्या किया? अपना रास्ता परिवर्तित कर दिया। और जब भी नदी अपना रास्ता परिवर्तित करती है तो बाढ़ आने की संभावना अधिक रहती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम कुछ नदियों के देख सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अपने साथ अवसाद लाती हैं और अवसाद को जब मार्ग में बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित करके अपना मार्ग परिवर्तित कर देती हैं। तो वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी और कोसी नदी। और यही वजह है कि ब्रह्मपुत्र का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। हिमालय में कोयले भी पाए जाते हैं और कोयले जो हैं कई तरह के हैं। कोयले आपके मुख्यतः 4 प्रकार के, सॉरी यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का शोक नहीं, बिहार का शोक, ठीक है। स्पीड में मैं थी तो मैं वो थोड़ा स्पीड में मैंने मिस्टेक करके बोल दिया। इसमें बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, कंपटीशन में भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड होकर आता ही है, ठीक है। कोयले के बारे में हम बात कर रहे थे तो कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में हमें सबसे उच्च कोटि का कोयला मिलता है, एंथ्रोसाइट टाइप का कोयला मिलता है। और ये एंथ्रोसाइट टाइप का कोयला सिर्फ भारत में एक ही जगह मिलता है, वो है जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर हम सभी को पता है, इतनी बार मैंने आपको मैपिंग करा दी है तो अब तो पता ही चल गया होगा कि जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है हमारा, यहाँ पर है एकदम नॉर्थ में टॉप पर। और यहाँ पर ही हमारे हिमालय पर्वत भी है। और हिमालय पर्वत अवसादी चट्टानों से, हिमालय पर्वत जो बना अवसादी चट्टानों से नदियों द्वारा बहाए गए मिट्टी को धीरे धीरे एकत्रित करके ही अवसाद, वहाँ पे जीवाश्म मृत जीव ये सब इकट्ठे होते गए, तो इससे भी हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। और एंथ्रोसाइट कोयला जो है ये अवसादी चट्टानों का ही उदाहरण है। अब देखते हैं, ये तो थी हिमालय की विशेषताएं। जब भी 2 प्लेटें, अच्छा एक चीज़ है कि हम अक्सर भूकंप वर्ड सुनते हैं, तो भूकंप क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जब भी 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनमें कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसी कंपन के कारण जो होता है, ठीक है, यही जो जब प्लेटें, भाई अब हम सभी ने ये बात जानी है कि धीरे धीरे क्या हो रही है, हिमालय की ऊंचाई में बढ़ोतरी हो रही है। अब हिमालय की ऊंचाई में बढ़ोतरी हुई तो कहीं ना कहीं ये प्लेटों में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा होगा। और ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट वाला मैंने एक डायग्राम बताया था आपको, जिसमें जो है भारतीय प्लेट नीचे है और यूरेशियन प्लेट ऊपर है। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, भारतीय प्लेटें क्या और यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, हिमालय की ऊंचाई में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये जो टकराव हो रहा है प्लेटों के बीच में, इनसे कंपन उत्पन्न होता है और इन कंपन के कारण क्या होता है, भूकंप कि हिमालय के जो आसपास के एरिया है, अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी अक्सर हम लोग भूकंप संबंधी घटनाओं के बारे में सुनते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भूकंप। तो ये एरिया हिमालय के ही उस पे बने हुए हैं, आसपास के ही एरिया, इसी वजह से क्या है, यहाँ पे भूकंप की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि अगर हम हिमालय सबसे, हमारे जो भारत का सबसे उत्तरी स्थान की अगर हम बात करें तो सबसे टॉप में यहाँ पर है कि इंदिरा कौल पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट नहीं है, इंदिरा कौल, ठीक है। इंदिरा कौल जो है भारत का सबसे उत्तरी स्थान है। इसके अलावा हिमालय के बारे में हमने जाना था कि हिमालय की बहुत सी श्रेणियाँ, ट्रांस विभाजन हमने पढ़ा था, ठीक है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सब मैं पिछले लेक्चर्स में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। यहाँ पे जो आपके छूटे हुए पॉइंट्स हैं सिर्फ मैं उन्हीं को कवर करा रही हूँ, जो 1-2 पॉइंट्स छूट गए हैं उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। वरना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पीछे वाले वीडियोज़ में हो गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिए। हिमालय
के वीडियोस में भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके लिखा हुआ है, तो आप उसको स्टार्टिंग से देखिए और फिर लास्ट में इस वीडियो को देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने आपको छोटे से इस तरीके से मैप बताया था कि ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो ये सबसे प्राचीन भाग है पर्वत श्रेणियों का। ये जितनी आपकी ये पर्वत श्रेणियां हैं, ट्रांस, बृहद, लघु, शिवालिक, उत्तर पूर्वी हिमालय, इनमें सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात करेगा तो ट्रांस हिमालय है। और ये ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट में बना हुआ है। ये ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट में बना हुआ है। यूरेशियन प्लेट मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, ये भारतीय प्लेट थी। तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय हमारा पहले से बना हुआ था, तो सबसे प्राचीन भाग है। बृहद हिमालय, हिमालय में सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रृंखला है ये। बृहद हिमालय क्या है? हिमालय की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और बृहद हिमालय हमारा भारतीय प्लेट पे बना हुआ है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा भारतीय प्लेट पे नहीं बना हुआ है, तो आप लगाएंगे ट्रांस हिमालय। अगर पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, इनमें से कौन सा यूरेशियन प्लेट पे बना हुआ है, तो ट्रांस हिमालय बना हुआ है। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा कि ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट पर निर्मित है और सबसे प्राचीन है। ये पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाए। सबसे नवीन कौन सी है, सबसे निचली कौन सी है, सबसे ऊंची कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं। तो बृहद हिमालय जो होती है हिमालय की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि मैंने बृहद हिमालय को क्या कर रखा है, ग्रेटर हिमालय को बड़ा बनाया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। लघु हिमालय सबसे निचली पर्वत श्रृंखला है। देखिए लघु हिमालय को हमने छोटा सा बनाया हुआ है। ये जो चीज़ें बनी है ना, ये आपको कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। ये छोटा बना रखा है, ये बड़ा बना, यानी सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है। तो लघु हिमालय सबसे निचली पर्वत श्रृंखला है, ये भी भारतीय प्लेट। बृहद हिमालय के बाद जो भी आपके हिमालय की श्रेणियाँ आएंगी वो सब भारतीय प्लेट पे बना हुआ है। सिर्फ एक हिमालय है ट्रांस हिमालय, ये भारतीय प्लेट पर नहीं बना हुआ है। लघु हिमालय सबसे निचली पर्वत श्रृंखला, यानी इसके पर्वत जो छोटे छोटे होंगे। शिवालिक हिमालय हमारे नवीन पर्वत श्रृंखलाओं में आते हैं। नए पर्वत श्रृंखला, इनकी ऊंचाई में धीरे धीरे वृद्धि भी हो देखने को हमें मिल रही है, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय हमारे सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला, तो शिवालिक टिक करिएगा आप लोग, ठीक है। ये शब्द जो है सेम है, काफ़ी हद तक बिल्कुल सेम है, तो इससे कंफ्यूजन हो सकता है। शिवालिक हिमालय को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है बाह्य हिमालय। सबसे बाहर की तरफ है। अगर हम मैप में बनाएं तो सबसे इंडिया में क्या है, अगर हम इस डायरेक्शन से बढ़े नॉर्थ टू साउथ, तो सबसे बाहर की तरफ कौन सा, हमारा शिवालिक हिमालय है, ठीक है। और इसको बाह्य बोलते हैं और इसको बृहद बोलते हैं। देखिए नेम में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, बस मात्राओं की गलती है, मात्राएं थोड़ी इसमें ध्यान देने वाली। ये बृहद हिमालय है और ये बाह्य हिमालय है। तो बाह्य शिवालिक हिमालय का दूसरा नाम है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर एक हिमालय के बीच में हमारे कौन कौन से वो है लाइन से, जो मतलब इनको अलग करती है कि जहाँ से ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय की संरचना को अलग करने वाले संरचना कौन सी है। फिर बाह्य हिमालय, बृहद हिमालय को शिवालिक हिमालय से, लघु हिमालय से इनको अलग करने वाली संरचना, तो ये सब हम पहले से जान चुके हैं। आइए इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारी जो है ट्रांस हिमालय है और ये हमारा बृहद हिमालय है। इन दोनों को अलग करने वाली जो संरचना है उसको ITSZ बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये आपका लघु हिमालय है और बृहद हिमालय, इन दोनों को अलग करने वाली संरचना MCT है। और शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो संरचना है वो MBF है। और इसके बाद जो है आपके उत्तर पूर्वी हिमालय
और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली जो संरचना है वो HFF है। ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट कर। यहाँ पे आपको दिख रहा है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी हमारे किस हिमालय की श्रेणियाँ हैं। विभाजन में अगर देखा जाए तो ये तीनों हमारे ट्रांस हिमालय में आती हैं। इसमें से एक पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपका मानसरोवर है, ठीक है। मानसरोवर से आपकी सिंधु नदी प्रवाहित होती है और सिंधु नदी जो है आपकी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है। और इधर जब मैंने आपको सियाचिन ग्लेशियर वगैरह पढ़ा रही थी तो उसमें काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में से जो नदी बहकर आती है उस नदी का नाम है श्योक नदी। और ये जब इसको पार करते हुए, यानी कि लद्दाख श्रेणी और काराकोरम को पार करते हुए ये जब यहाँ पे सिंधु नदी से जाकर के फिर ये नदी मिल जाती है और आगे फिर सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो यानी कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। और सिंधु नदी का जो प्रवाह है वो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से है। श्योक नदी का जो प्रवाह है वो काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से है। ये कुछ जानते हैं काराकोरम के बारे में। काराकोरम श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसके बारे में 3-4 पॉइंट्स और हमारे रह गए हैं। उस लेक्चर्स में तो हमने श्रेणियाँ बताई थी, इससे रिलेटेड 3-4 पॉइंट्स हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। काराकोरम श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय की हैं और ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट्स में है, ठीक है। तो उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? काराकोरम को कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी जो है पामीर के पठार को ट्रांस हिमालय से जोड़ती है। पामीर का पठार जो कि तिब्बत का पठार है, इसको ऐसे समझते हैं, देखिए ये आपकी यूरेशियन प्लेट्स है, ठीक है। और इस यूरेशियन प्लेट्स में हमारा निर्माण हो चुका था ट्रांस हिमालय का, ठीक है। ट्रांस हिमालय की जो सबसे, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे टॉप पे कौन सा आएगा? काराकोरम आती है, ठीक है। तो काराकोरम और यहाँ से यूरेशियन प्लेट्स है। तो अगर इसके पीछे की बात करें हम, ठीक है, यूरेशियन प्लेट्स में पीछे जो है छोटे छोटे और भी पहाड़ थे, ठीक है। छोटे छोटे पहाड़ थे वो, इनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी। तो वो हिस्सा हमारा तिब्बत का पठार का था, ठीक है। तो ये जब इस यहाँ से आपका काराकोरम, भारतीयों के हिसाब से यहाँ से काराकोरम है और इधर उसी के जस्ट पीछे आ जाएगा तिब्बत का पठार, यानी पामीर का पठार। यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग पामीर का पठार जो कि तिब्बत वाले एरिया में आ जाता है। केटू जो चोटी है, केटू को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। जो केटू पर्वत चोटी है, चोटी को ऐसे दिखाते हैं ट्रायंगल में, ठीक है। तो केटू माउंट चोटी है जिसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ये मैंने आपको बताया था कि केटू चोटी हमारी यहाँ पर है, ठीक है। अब भारत की सर्वोच्च चोटी है, सबसे टॉप पे है ये। तो सर्वोच्च चोटी भारत की कौन सी है? केटू चोटी। और विश्व की सबसे दूसरी सर्वोच्च चोटी है और दूसरे नंबर में, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सेकंड नंबर में आता है। और भारत में है तो भारत में ये फर्स्ट नंबर पर आती है। और ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर है? लद्दाख में है ये वाला हिस्सा। लद्दाख, इसके आगे से रिलेटेड जो भी हिमालय से रिलेटेड जो भी हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, 2-3 पेजेस के पॉइंट्स रह गए हैं, तो उन पेजेस के पॉइंट्स को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ों को एक एक्सप्लेन कर देंगे। बस 1-2 वीडियो और बनेंगे, उसके बाद फिर आपका हिमालय का पूरा जितना भी टॉपिक्स रह गया है वो सारा कंप्लीट हो गया है। इसमें 1 लाइन में जो कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ छूट गई है उसको इसमें कवर कर दिया गया है। फिर भी आपके कोई
क्वेश्चंस रहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोस में उस कमेंट्स को लेकर के आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर और कमेंट करिएगा। चलिए, थैंक यू।